हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे की ठबर भैया। और आज के इस वीडियो में फिर हम आपको क्लास 11th के फिजिक्स का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ये 40 क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से अधिकांश क्वेश्चन आपके फाइनल ईयर में पूछा जाने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। वैसे आपको बता दें कि इसमें से तकरीबन 20 क्वेश्चन आपके पहले के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जिसको आपको हम बता चुके हैं, ताकि आपका एक बेहतरीन रिवाइज भी हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन बिल्कुल नए होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा आसानी से देखना है, आपको आराम से समझना है। आपको वीडियो देखने से पहले आप चाहते हैं तो आप एक पेन और एक जो है वो कोई भी पेज या फिर एक कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो। हमारे साथ जब आप थोड़ा मोड़ा सीखिएगा तब आपको और भी मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। तो हम लोग बिना समय गवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि आपको पता होगा कि हम पिछले 5 साल का PYQ और 5 खुद का मॉडल शीट दे चुके हैं। तो इन दोनों की तैयारी आप कर लीजिए, उसके बाद आपको 40 में 40 आने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप ये नहीं देखें ये वाला वीडियो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पहले लिस्ट बनाकर लिंक दे दिए हैं। आप जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, तो आप कहीं हजारीबाग में तो केमिस्ट्री का ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आपको नंबर दिख रहा होगा, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ के जरिए आप हमसे और भी जानकारी लेकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे चलते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले, इसलिए किसी को भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन लोग के सामने कहता है, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है, यानी कि एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। यानी फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज सबसे पहले किस साइंटिस्ट को जो है वो दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है सर CV रमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला का कोई दिक्कत है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है, यानी कि कौन जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट इन चारों में से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है डेसिमल, क्योंकि MKS CGS SI ये तीनों आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कि यूनिट का एक प्रणाली है, यानी कि यूनिट का एक सिस्टम है। लेकिन कभी भी डेसिमल एक यूनिट के अंदर, यूनिट के सिस्टम के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। कहता है कि इन SI सिस्टम दी फंडामेंटल यूनिट्स आर, यानी SI प्रणाली में मौलिक इकाइयों का ग्रुप हमको चूज करना है, यानी जिसमें सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स हो। यहाँ पे देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, देखिए ये सब हमको क्या है मिल रहा है फंडामेंटल यूनिट्स। तो यही हमारा पहला ग्रुप ही क्या हो जाएगा सही आंसर। बाकी इन तीनों में आप देखिएगा कोई ना कोई एक नॉन फंडामेंटल यूनिट जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर यहाँ पे मीटर ठीक है, किलोग्राम ठीक है, सेकंड ठीक है, कुलॉम ठीक है, नहीं कुलॉम कहाँ है, कुलॉम नहीं होता हमारा फंडामेंटल यूनिट, यही गलत है। मीटर ठीक है, न्यूटन ठीक है, न्यूटन यही गलत हो जाएगा, न्यूटन कहाँ होता है फंडामेंटल यूनिट। मीटर ठीक है, किलोग्राम ठीक है, सेकंड ठीक है, एम्पियर ठीक है, केल्विन ठीक है, मोल ठीक है। हाँ फ्लक्स, फ्लक्स कभी भी आपका फंडामेंटल यूनिट नहीं होता है। तो देखिए इन ग्रुप में एक ना एक नॉन फंडामेंटल मिल गया ना, लेकिन हमको पूछ रहा है ओनली फंडामेंटल, यानी ओनली मौलिक इकाई को हमको चूज करना है। तो हमारा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला ये हमारा क्या है ओनली मौलिक इकाइयाँ, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में। देखिए जब तक आपका ये भाई है, आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करेंगे। देखिए जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा ना, जैसे आपका एग्जाम जो होने वाला है कंपलसरी एग्जाम, वो होने वाला है 21 तारीख को। ठीक है, हमारा अस्टंजा क्या रहेगा, हम लाइव भी आ सकते हैं, वो तो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन हमारा ज़्यादा प्रयास रहेगा कि आपको हम एक ही वीडियो में तकरीबन हम सोच रहे हैं कि 2 वीडियो आपको दें, जिसमें से 100 MCQ और प्लस 100 MCQ है, 2 वीडियो। एक वीडियो आपको हम रात को देंगे, कब हो सकता है ये देंगे आपको, हम मान लेते हैं 7:30 में, और एक वीडियो हम आपको सुबह देंगे जिसमें से 100 MCQ होगा। सिर्फ फिजिक्स में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायो वगैरह जो भी जब होगा एग्जाम है ना, चाहे लैंग्वेज पेपर जब इंग्लिश होगा आपका या फिर हिंदी होगा तब, तो हम एक वीडियो आपको कब देंगे 100 MCQ का 7:30 में, 7:30 बजे शाम को। ठीक है, कब, एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब मान लेते हैं कि आपका एग्जाम है 21 तारीख को, तो 20 तारीख को रात को, जैसे आप हिंदी या इंग्लिश का एग्जाम दे के आइएगा तब। ठीक है, और बाकी 100 क्वेश्चन का एक वीडियो आपको मिलेगा एकदम सुबह सुबह। कब मिलेगा, सुबह सुबह। हम ये वीडियो अपलोड करेंगे कितना, 5 बजे, कितना बजे, 5 बजे सुबह। ठीक है, कब, 21 तारीख को अपलोड करेंगे। तो आपको मात्र ये 200 देख के जाना है उस दिन। मात्र ये 200 ऑब्जेक्टिव में से ही आपका 40 में से कितना क्वेश्चन पूछेगा, एकदम 100% 40। बाकी हम आपको और ज़्यादा तैयारी इसलिए करा रहे हैं ताकि कहीं गलती से 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछ दे तो आपसे बन जाए, है ना। इसलिए हम आपको PYQ करा रहे हैं और 5 अपना मॉडल शीट दे रहे हैं, यानी तकरीबन हम आपको
1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि खाली फिजिक्स में या फिर खाली केमिस्ट्री में, हर एक सब्जेक्ट का। और हमको लगता है यूट्यूब पर हमारा पहला यूट्यूब चैनल है जो एकदम दिन रात मतलब सबसे ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहा है रेगुलर, है ना। ऐसा नहीं कि आज अपलोड किया कल नहीं किया परसों नहीं किया, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हर एक कोई के डाउट्स को समझ रहा है ना। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को किया और बाकी को छोड़ दिया। बाकी मैथ का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि भैया मैथ का कीजिए, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में करेंगे। क्योंकि मैथ में बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है और बहुत बड़ा टाइमिंग लगता है, तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण है कि अभी हम शादी में आए हैं ना, अभी शादी में हम फ्री हो जाएंगे आज, तो आपका कल परसों से मैथ का भी वीडियो अपलोड होने वाला है, मैथमेटिक्स का। बाकी सब्जेक्ट का तो हो ही रहा है एक दिन छोड़ छाड़ के, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी आपका इंग्लिश वगैरह का तो रेगुलर कर रहे हैं, है कि नहीं। और रेगुलर करते रहेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, तो ये ध्यान में रखना है। खैर हम लोग इधर समय नहीं लेंगे अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन धमाकेदार क्वेश्चन है। कहता है कि साइकिल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस with a speed v1 and half with distance v2 then its average speed is, यानी कि एक वाहन है जो हाफ डिस्टेंस यानी कि आधी दूरी v1 से तय करता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूरा डिस्टेंस जो हम मान लेते हैं वो है हमारा x मीटर, तो आधा दूरी यानी कि x/2 मीटर ट्रेवल करता है वो v1 के स्पीड से, और बाकी x/2 यानी कि आधा दूरी तय करता है वो v2 के स्पीड से यानी कि चाल से। तो कहता है इसका औसत चाल क्या होगा, यानी एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर होता है यहाँ पे एवरेज स्पीड यानी कि ABG, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस 1 मीटर और टोटल टाइमिंग। लेकिन हमको टोटल टाइमिंग यहाँ पे नहीं पता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग को हम लोग मानते हैं T1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग को मानते हैं T2। तो हमको T1 और T2 को क्या करना है, हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे, आपको पता होगा कि हमको हमारा जो आपका स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइमिंग। तो यहाँ से हम लोग टाइमिंग बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ पे हम लोग टाइमिंग बराबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बटा स्पीड, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, टाइमिंग बराबर क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए हम लोग जब निकालेंगे T1 तो आपका आधा वाला दूरी, और आधा दूरी कितना था आपका x/2, और उसका जो यहाँ पे ये हो गया डिस्टेंस, वहाँ पे ये हो जाएगा आपका स्पीड कितना था उसका v1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वो x/2 का x/2 रहेगा यहाँ पे इंटू, यहाँ पे ये v1 कुछ नहीं नीचे 1, तो यहाँ पे इंटू होगा 1/v1। कोई दिक्कत है, यानी कि हमारा T1 कितना आ जाएगा x/2v1, ये आ जाएगा क्योंकि x इंटू 1 तो x हो गया और 2 इंटू v1 तो आ जाएगा x/2v1। ठीक है, T1 आ गया, T1 क्या आ गया हमारा x/2v1। इसी तरीके से T2 हमारा क्या आ जाएगा, T2 हम लोगों का आ जाने वाला है x/2v2, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चेंज करेगा। कोई दिक्कत है समझने में। अब हमको ये वाला टाइमिंग और ये वाला टाइमिंग दोनों को जोड़ देंगे, और डिस्टेंस तो हमको पता है कि x मीटर है। सो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस, हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड ABG, छोटा लिखते हैं ना थोड़ा ताकि सोल्यूशन करने में आसान हो। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस जो x मीटर है, टोटल टाइमिंग अभी निकाल चुके हैं। टोटल टाइमिंग कितना निकाले हैं, टोटल टाइमिंग आपका x/2v1 और फिर प्लस x/2v2। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करें इसको, कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने आराम से देखना है। देखिए ऊपर का x लिखते हैं, नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 और v1 और v2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अभी यहाँ पे है हमारा क्या, तो यहाँ पे हम लोग का है 2v1, क्या है हम लोग का 2v1, तो 2v1 से यहाँ पे 2v1 कट जाएगा तो बचेगा v2, तो v2 से गुना होगा आपका ऊपर वाला x, तो हो जाएगा यहाँ पे x/v2। कोई दिक्कत है, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे 2v2, तो यहाँ पे 2v2 से 2 और ये v2 कटेगा बचेगा v1, और v1 से इंटू होगा x तो बन जाएगा x/v1। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में। चलिए अब यहाँ पे हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर में x का x रहेगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे x/v2 यहाँ पे x/v1 है तो x कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे बचेगा v1 प्लस v2। कोई दिक्कत है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय रहेगा 2v1 और v2। कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे x से x खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है ना। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ बचा आपका v1 प्लस v2 और नीचे बना 2v1 v2, ये बचा। कोई दिक्कत है, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/1 इंटू, अभी ये वाला जब जाएगा ऊपर तो यहाँ पे बदल जाएगा, यानी कि ये वाला चल जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 2v1 v2 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये वाला, यानी कि v1 प्लस v2। अब ये इससे 1 से गुना होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि फाइनली हमारा जो एवरेज स्पीड निकल गया वो कितना आ गया, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, 2v1 v2। और हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 2v1 v2। देखिए यहाँ पे है ना 2v1 v2 और डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, वही आ गया। यानी एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, एवरेज चाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। कैसे निकाले समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा और पीछे करके और आराम से देखिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आराम से समझना, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक वर्णन के लिए किया जाता है ना, कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ कोई वस्तु निश्चित तेजी के साथ आगे बढ़े। कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है ना, किसके अलोंग मूव कर रहा है, तो विथ डायरेक्शन ऑफ मोशन एट गिवन इंस्टेंट टाइम, है ना। यानी कि यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन कहीं इधर है तो इधर मूव कर रहा है, लेकिन इंस्टेंट टाइम में मूव कर रहा है ना। क्या किस में मूव कर रहा है, इंस्टेंट टाइम में। और यहाँ पे दिया गया है कि ये जो गति हो रहा है वो निश्चित समय में हो रहा है और गति की दिशा में हो रहा है, और साथ साथ कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसमें हो रहा है। यानी कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि हमको उसका स्पीड यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे इंस्टेनियस है, क्या है हमारा, इंस्टेनियस, यानी कि इंस्टेंट के बारे में बोला, तो हमारा इंस्टेंटेनियस वाला ही कोई सही होगा, या तो ये वाला सही होगा या फिर ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ये जिसका जो डायरेक्शन है वो मोशन के ही डायरेक्शन में, यानी कि इसका जो दिशा है वो गति की दिशा में, यानी कि इसका डायरेक्शन भी फिक्स है। और डायरेक्शन जब फिक्स होता है तो यहाँ पे इंस्टेंट टाइम में हो रहा है, तो या तो इंस्टेनियस स्पीड होगा या फिर इंस्टेनियस वेलोसिटी। लेकिन इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ जो बॉडी मूव कर रहा है वो अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के डायरेक्शन में, यानी कि हमको दिशा दे दिया है, और दिशा हमेशा होता है वेलोसिटी का, तो ये हमारा बन जाएगा इंस्टेनियस वेलोसिटी, यानी कि बन जाएगा क्षणिक वेग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं बात नहीं करता डायरेक्शन ऑफ मोशन में, सिर्फ हमको इंस्टेंट ऑफ टाइम बोलता तब हम लोग मारते किसमें, क्षणिक चाल में, यानी कि इंस्टेनियस स्पीड में। लेकिन हमको यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र कर दिया तो हम लोग मारेंगे किसको, इंस्टेनियस वेलोसिटी में। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए और आसान है, क्या कहता है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। बहुत आसान है, कहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी कि प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा, यानी कि मैक्सिमम रेंज क्या होता है। और आपको पता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं कितना, 45 डिग्री में, 45 डिग्री के एंगल में, यानी कि कोण में, तब उसका सबसे मैक्सिमम रेंज हमको मिलता है, यानी कि सबसे दूर वो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा उसका क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, सबसे ज़्यादा उसका प्रक्षेप्य होगा। यानी कि हमारा सही आंसर होना चाहिए या तो ये और या तो ये, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो जगह ना 45 है। अब देखिए, अब हम लोग जाएंगे फॉर्मूला पर, तो आपको पता है कि जो आपका रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका u²g, वैसे होता है u² sin θ/g होता है, लेकिन कोई बात नहीं, sin θ का वैल्यू 45 हम लोग ले लेंगे ना। चलिए, तो 45 में हमको देगा मैक्सिमम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका u² वाला। तो यहाँ पे u/g है और यहाँ पे u² है, तो हमारा फॉर्मूला ऊपर वाला सही है ना, तो हमारा सही आंसर मारेंगे किसको, ऊपर वाले को, ऑप्शन नंबर ए को। कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक समझ में आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देखिए, और आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि अ बॉडी ट्रेवल अलोंग दी, यहाँ पे दिखना है आराम से, कहता है कि अ बॉडी ट्रेवल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, देन द एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है ना, कब, जब सर्कल का रेडियस 2 मीटर है और वेलोसिटी कितना है उसका, यानी कि देखिए यहाँ पे एक सर्कल के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वो सर्कल का रेडियस है 2 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ना वो है आपका 2 मीटर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वही बोल रहा है कि एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, वृत्त के परिधि के अनुदिश, यानी कि यहाँ पे ये चारों ओर, ठीक है, इसके 6 मीटर पर सेकेंड के रेखिक वेग से गमन करता है, यानी कि यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। तो कहता है कि इसका कोणीय वेग क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि जो वेलोसिटी बराबर होता है वो आपका होता है कि ओमेगा इंटू आर। क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, यानी कि ये होता है उसका लीनियर वेलोसिटी, जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए रेखिक वेग है ना, लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है कि एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस किसका, तो कोई भी सर्कुलर पाथ का। तो यहाँ पे हमको भी दे दिया, भी कितना हमारा 6 है, हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा, और इनटू रेडियस इसका कितना है, 2 है। चलिए हमको ओमेगा को निकालना, यहीं छोड़ देते हैं, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 6/2, काटेंगे तो 2 3 6, यानी ओमेगा का वैल्यू आया कितना, 3। कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, 3 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है,
थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कहता है एसेलरेशन, 8वां नंबर क्वेश्चन, एसेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो आपको पता है कि एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी एक सदिश राशि होता है। तो ऑप्शन नंबर 8वें का ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशंस, कहता है कि बच्चा है जो स्टडी करता नहीं, पढ़ता है कुछ इक्वेशन को, क्या पढ़ता है, पावर बराबर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। कहता है कि हाउ मैनी फैक्टर क्वांटिटी आर कंटेंट्स इन द इक्वेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये एक बच्चा है जो इतना चीज़ों के बारे में पढ़ता है, इतना इक्वेशन के बारे में, तो बोलता है इसमें से कौन कौन हमारा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है जहाँ पे शक्ति बराबर कार्य बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण और वेग बराबर विस्थान बटा समय है। तो इसमें से कौन कौन वेक्टर है, यानी कौन कौन सदिश राशि है, तो नहीं पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पावर है, वर्क है और टाइमिंग है। तो यहाँ पे आपका पावर, वर्क और टाइमिंग कोई भी आपका वेक्टर नहीं है। फोर्स आपका वेक्टर है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है, वेलोसिटी आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। हाँ, इतने वेक्टर नहीं, 4 वेक्टर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है समझने में, यानी कि 4 सदिश राशि। बस आपको इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इससे इजी और क्या पूछेगा रे भाई साहब, क्या बोलता है 10वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि टू सैक ऑफ वाटर फ्रॉम, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, वेट क्लॉथ। कहता है इट इज कॉमन टू गिव इट अ सडन jerk इज इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लॉथ है, क्लॉथ बोले तो कपड़ा, वो क्या है, भींगा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सुखाने के लिए झाड़ते हैं। कभी देखें आप, कपड़ा जैसे सुखाना है तो पानी उससे निकालते हैं कि नहीं, तो उसको झाड़ते हैं। यानी कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसको अचानक से झटका दिया जाता है, यानी कि झाड़ा जाता है ना, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं ना, यानी कि ऐसा करने में, यानी इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ, किसका लाभ है, यानी किसका फायदा उठा रहे हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, यानी न्यूटन के पहला गति का नियम का, ठीक है। न्यूटन का पहला गति का नियम क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ही स्थिति में रहना चाहता है, अपने ही कंडीशन में। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग उसको अचानक झाड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो गति कर जाता है, यानी कि उसमें इनर्शिया लगता है। खैर उतना हम लोग डीप नहीं जाना है, बस आपको मेन समझना है कि इसका सही आंसर होगा न्यूटन का पहला गति का नियम, क्योंकि अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हम लोग को 40 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कहता है कि वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। कहने का मतलब कि गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। तो आपको पता है कि ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखा है वो कहीं भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको नहीं दिख रहा है, तो सही आंसर इसका होना चाहिए 11 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाना चाहिए सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जब भी होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण, है ना। आप पढ़े हैं ना इसका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg। कहता है इट वेज इट, यानी कि एक पिंड का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है। तो कहता है इसका भार क्या होगा, यानी कि वेट क्या होगा। देखिए कितना सिंपल है, मास दे दिया है 2 kg, हमको पूछ रहा है वेट, है ना। और वेट का आपको फॉर्मूला पता है कि W बराबर होता है mg, मास कितना है 2 kg, ग्रेविटी होता है 9.8, इसका वैल्यू है ना, होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन इधर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 दूनी 16 का कितना होता है 6, बच्चा 1, 9 दूनी 18 और 1 19। कोई दिक्कत है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ देंगे पॉइंट, यानी 19.6 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा 19.6, है ना, 19.6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है। कहता है कि आप पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रो फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप। कहता है दिस इज एक्सपीरियंस्ड, है ना। कहने का मतलब क्या है कि एक पैसेंजर यानी कि बैठा आदमी है, कहाँ पे बैठा है, तो मान लेते हैं बस में बैठा है। बस जैसे ही रुकता है तो क्या हो जाता है कि वो अचानक जो है वो सामने की ओर झुक जाता है। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे इस बस में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हैं। अब जैसे ही बस अचानक रुक जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचानक रुक जाएगा, तो आप सामने की ओर झुक जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, यानी कि चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, तो यह समझाया जा सकता है, यानी कि किसके कारण, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के ही कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा सही, न्यूटन के पहला गति के नियम के कारण। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। कहता है कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। कहने का मतलब जो कंजर्वेशन होता है किसका, मोमेंटम का, वो किसी भी कोलिजन के बीच में, किसके बीच में, तो पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। कहने का मतलब कि कणों के बीच जो टकराव में संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन मोमेंटम को किससे समझाया जा सकता है, यानी कि कोलिजन को किससे समझाया जा सकता है, किसके, तो कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स को किससे समझाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, वो आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों से, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों से, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम को हम लोग दिखाते हैं सेकंड लॉ से, और जो कोलिजन होता है उसको हम लोग दिखाते हैं थर्ड लॉ से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास, क्या बोलता है, अ ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं कि एक ब्लॉक यानी कोई बक्सा है जो एक चिकना सतह पर फ्लैट सरफेस पर रखा गया, यानी कि एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया। चलो रख देते हैं। कहता फोर्स अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल सरफेस। इधर एक फोर्स लगता है इस पर ताकि ये क्या हो सके, इस पर मूव कर सके, यानी कि घूम सके, यानी कि इसके सतह के समानांतर, यानी कि इसके पैरेलल में एक फोर्स लगता है। क्यों? तो समानांतर ले जाने के लिए एक बल जो है वो लगाया जाता है। कहता है कि विकसित घर्षण बल किसके समानुपाती होता है, यानी कि द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आपको पता है कि इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका मास होगा उस पर उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए मास ऑफ द बॉडी, यानी कि पिंड के द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे है वो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, कहने का मतलब किसी भी तरह के टकराव में होता क्या है। ऑप्शन ये है लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्ज, यानी कि गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है। बहुत ए एंड बी और ना ही ए और बी। तो इसका जो 16 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो जाएगा लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम ही हमेशा क्या रहता है, संरक्षित, और कोई भी कोलिजन हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू डैश इंटू हाइट। ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इंटू ऊंचाई, क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, वेग हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे भरा जाएगा खाली जगह में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, यानी कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल किसके बराबर होता है ना, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का ग्राफ होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, उसका एरिया हमें क्या देता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये हम बहुत बार करा चुके हैं और ये तकरीबन हमको लगता है 4 साल ये पूछा गया है, 5 सालों के अंदर, 5-6 सालों में 4 साल इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो ये हमेशा हमको क्या देगा, वर्क डन देगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हमको ये कार्य देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, आराम से देखना है थोड़ा, क्या बोलता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ, कहने का मतलब किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क जो है वो किसका आघूर्ण के अनुरूप है, यानी कि टॉर्क जो है वो किसके अनुरूप है। तो इसका जो सही आंसर 19 का हो जाने वाला है ना, वो जाने वाला आपका फोर्स का, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होता है वही जब उसका रोटेशनल एनालॉग होता है, यानी कि रोटेशनल मोशन में फोर्स ही क्या कहलाता है, टॉर्क, है ना। रोटेशनल मोशन में जो आपका फोर्स होता है वही क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है, क्या बन जाता है, टॉर्क। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्स, यानी कि बल, क्या हो जाएगा इसका, बल, यानी कि फोर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो आपका जड़त्व आघूर्ण है और कोणीय त्वरण है, यानी कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, इन दोनों को कहीं हम लोग गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। तो आपको पता है कि जब इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलता है टॉर्क, क्या मिल जाएगा, टॉर्क, यानी कि टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि ओमेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका टॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट, यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पर, सेंटर ऑफ अर्थ पर, इन्फिनिटी पर, या फिर एनीवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी पर, यानी अनंत में जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 21 का क्या हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। कहता है कि वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, यानी कि कहता है यहाँ पे इंग्लिश कहाँ गया। कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि जो आपका
क्या चीज होता है, सर्कुलर ऑर्बिट होता है। क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट यानी कि वृत्ताकार जो कक्षा होता है ना। तो पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है ना, यानी कि जो आपका टाइम पीरियड होता है किसका, अर्थ के सैटेलाइट का, वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो 22 का सही आंसर हो जाने वाला है आपका उपग्रह के द्रव्यमान पर, यानी कि द मास ऑफ सैटेलाइट पर उसका कभी भी टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक, उपग्रह का द्रव्यमान पर कभी भी उसका टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता है। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है खींचे हुए, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्था ऊर्जा यानी कि द इलास्टिक एनर्जी स्टोरेड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्टेच वायरेज, यानी कि एक वायर है जिसको खींचा जाता है। क्या होता है, एक वायर को खींचा जाता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो किसके बराबर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 23 नंबर का, हो जाने वाला है इसका 1/2 स्ट्रेस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई के। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दिक्कत है समझने में, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा आराम से देखना है। क्या कहता है 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि इकाई, क्या कहता है देखिए, कहता है इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बलाघात को कहा जाता है, यानी कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं हम। कहता है द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि मान लेते हैं कोई वायर है जिसको कहीं हम लोग काटते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, मान लीजिए तोड़ते हैं, तो उस जो घटना कहलाती है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो 24 का सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला आपका तनन सामर्थ्य, यानी कि उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि सयानता क्या है, यानी कि द विस्कोसिटी ऑफ, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। विस्कोसिटी होगा क्या, तो ये तापमान जब वृद्धि करेगा ना तो उसके साथ क्या हो जाएगा कि तरल पदार्थ में कमी हो जाता है, यानी कि लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर, है ना, तब उसी को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका नली में पानी h ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है। ठीक है, कहता है यदि नली के आधे आकार को काट दिया जाए तो नली में पानी होगा, यानी कि वाटर कैन राइज अप टू हाइट h कैपेसिटी ट्यूब, यानी कि एक ट्यूब है। ठीक है, चलो मान लें ट्यूब है, यहाँ से पानी ऊपर जा सकता है कहाँ तक, h हाइट तक, इसका h हाइट है, यानी कि यहाँ तक जा सकता है। कहता है कि कहीं ट्यूब को हम लोग बीच में यहाँ पे काट देते हैं तो कहता है कि वाटर में क्या चेंजिंग आएगा इस ट्यूब में, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना, कुछ नहीं होगा, नो ओवरफ्लो, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि ऊपर से कुछ नहीं बहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, इसका 26 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 60 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक गोलाकार खंभा 60 kg के भार को सहारा देता है, खंभे पर कितना दबाव पड़ेगा। सिंपल है, प्रेशर पूछ रहा है हमको, दबाव कितना लगेगा, यानी कि एक सर्कुलर पिलर है, उसका एरिया कितना है, इतना है, तो कहता है कि उसका जो वेट है वो इतना है, तो कहता है उस पर प्रेशर कितना लगेगा। यानी हमको यहाँ पे दे दिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ये का वैल्यू दे दिया, एरिया हमारा क्या है, और यहाँ पे दे दिया मास इसका कितना 60 kg। हमको पूछ रहा है इसका प्रेशर क्या होगा, यानी पी। आपको पता है कि आपका जो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया ही ना होता है, आपका जो प्रेशर यानी कि दबाव बराबर होता है फोर्स, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया। कोई दिक्कत है, फोर्स बराबर आपको देखिए यहाँ पे हमको तोड़ेंगे क्योंकि आपको फोर्स नहीं दिया, लेकिन आपको एक पता है कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, और यहाँ डिवाइडेड बाय हो जाएगा ma। यहाँ पे ये हमारा एक्सेलरेशन है और यहाँ पे ये क्षेत्रफल। अब मास हमारा है 60, कितना यहाँ पे देखिए, आराम से नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, हमको मास कितना है यहाँ पे 60 है, फिर इंटू एक्सेलरेशन, वो भी कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटी वाला है ना, जी, तो 9.8 हो गया। एरिया इसका कितना है 60, कितना है इसका 60 इंटू क्या है इसका एरिया 60 इंटू कितना है 10⁻³ यही है। देखिए 60 से 60 कट गया, अब 9.8 यहाँ है, ये वाला 10 पर पावर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 9.8 इंटू 10 पर पावर ये -3 है, उधर जाएगा +3, यानी 9.8 इंटू 10 पर पावर 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस पर प्रेशर कितना लगेगा, इतना पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। कहता है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन होगा, यानी कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है ना, ऐसे ग्राफ बनता है इसका, यहाँ पे इसका मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है, इधर नीचे टेम्परेचर है, इसका इधर है वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका क्या होता है ना, कहीं 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो होता है ना वो वॉल्यूम घटता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ता है। हम लोग 0 से इसका कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस, तब इसका यहाँ से यहाँ तक घटेगा ना, हाँ 4 से ज़्यादा रहता तब इसका वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो यहाँ पे घटेगा, यानी कि ये घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही, यानी कि ये डिक्रीज करेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, इसको याद कर लेना, ठीक है। कहता है रेखीय आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात है, यानी कि ये रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन इज, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है 1:3:2, यानी 1:3:2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस अवधारणा के ओर ले जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगता है 3-4 साल पूछा गया। एंड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ये देता है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा तापमान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन, ये हमको लगता है कि 4 साल पूछा गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मायर के सूत्र का वर्णन करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स फार्मूला, तो इसमें मेयर फार्मूला क्या होता है, CP - CV डिवाइडेड बाय इक्वल टू R, CP - CV इक्वल टू R, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या हो जाएगा, 31 का सही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 मिनट लगेगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दर्शाया गया है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, क्या देता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है dQ बराबर du प्लस PdV, क्या देता है, du प्लस PdV, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला ही 32 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा जूम कर देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, यानी कि जो मॉलिक्यूल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, यानी किसके समानुपाती होता है, तो इसका आंसर होगा कि नीचे निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, कहता है गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, यानी कि कोई गैस है वो आइडियल गैस के जैसा कब बिहेव करने लगती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाने वाला है कि जब निम्न दाब और उच्च तापमान हो, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब हम लोग किसी गैस पर देते हैं तो वो आइडियल गैस बन जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, बस 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इसमें से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा sin ωt माइनस cos ωt, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी 35 का क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि बैठकर झूल रहा है एक बच्चा खड़ा हो जाता है, तब झूले की आवृत्ति काल में होगा क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, वही रहेगा, फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि चिल्ड्रन स्विमिंग ऑन अ विंग इन अ सिटिंग पोजीशन स्टैंड अप, कहता है कि नहीं एक बच्चा है वो झूले में झूल रहा था, अचानक झूले पर खड़ा हो जाता है, तो कहता है कि उसका टाइम पीरियड में क्या परिवर्तन दिखेगा, बढ़ेगा, घटेगा, फिर क्या हो जाएगा, तो इसका जो 36 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो जाएगा कमी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया तब इसकी स्थितिज ऊर्जा भी थी, कहता है कि यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक खींचा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। सिंपल है, कहता है कि लॉन्ग जो है वो स्प्रिंग है जिसको खींचा जाता है 2 किलोमीटर तक, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है। जब उसको कहता है कि 10 किलोमीटर तक खींचेंगे तब उसका जो नया पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा। कितना सिंपल है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग निकालते हैं किसी चीज़ को जब खींचते हैं तो उसका होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत स्थिति वाला निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे कि जब उसको 10 किलोमीटर खींचा जाता है, यानी कितना ज़्यादा चेंजिंग आ रहा है यहाँ पे 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे 5 गुना बढ़ा जा रहा है ना, 2 × 10, यहाँ पे 5 गुना हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना, क्या करें 5 गुना बढ़ा रहे हैं, तो इसका स्क्वायर में बढ़ेगा, यानी ये 5 गुना कहीं चेंजिंग आ रहा है तो इसका पहले भी था तो वो 5 का स्क्वायर बढ़ जाएगा, यानी कि 25 गुना हो जाएगा। पहले इसका क्या था, भी था, पहले इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी है, तो बढ़ा रहे हैं कितना गुना हम लोग, 5 गुना, 2 × 5 = 10, 5 गुना हम लोग और ज़्यादा खींच रहे हैं, तो ये भी स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, इसका नया बन जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 5 गुना कहीं बढ़ा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी जो पहले था उससे 5 गुना बढ़ जाएगा। 5 गुना बोले तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 गुना बढ़ा रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 गुना क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो वैसे डायरेक्ट इसका हम लोग लगा सकते हैं, इसका 25 भी हो जाएगा, या फिर आप फॉर्मूला पर इसको देख लीजिएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे के का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू दिया, फिर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि नया हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। लेकिन आपको बस ध्यान में रखना है, जब भी ऐसा फॉर्मूला है तो देखना कि कितना गुना बढ़ रहा है, तो 2 से 10 जा रहा है, यानी कि 5 गुना बढ़ रहा है ना, 2 × 5 = 10, 5 गुना बढ़ रहा है, तो इसका 5 का स्क्वायर में इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो 25 भी हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हम ट्रिक से बताने का प्रयास करते हैं, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम कम बताते हैं, ज़्यादा समझते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट का भी जब वहाँ वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम वाला, तो कॉन्सेप्ट अभी
कम समय में आपको समझ में भी नहीं आएगा। कहता है कि वायु में ध्वनि परिसार की घटना यानी कि दी फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर, यानी कि साउंड का जो प्रोपगेशन होता है एयर में वो कैसी घटना है। तो इसका जो 38 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है आपका वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि आपका रुद्रोधर्म प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही। बस 2 क्वेश्चन बचा है, आराम से देखना है। कहता है कि तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोनिक, द्वितीय हार्मोनिक और तृतीय हार्मोनिक की आवृत्तियों का अनुपात है, यानी कि इन स्ट्रेचेज स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग है उसको खींचा जाता है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो इसका जो 39 का सही आंसर आप लोग का हो जाने वाला आपका 1:2:3, यानी कि 1:2:3। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लास्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ठोस, तरल और गैस के माध्यम से प्रसारित हो सकती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें से कौन सा वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नए वीडियोज़ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।